नमस्कार। हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। तो स्टूडेंट, ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 या फिर इसे एनपीई 1968 भी कहते हैं, तो इस पॉलिसी को बनाया गया था। इससे पहले अभी हमने जैसे वीडियो देखा है कोठारी कमीशन का, तो कोठारी कमीशन बिठाया गया भारत सरकार की तरफ से, तो उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 बनती है। और इसके जो रेजोल्यूशंस हैं वो अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाला जो रेजोल्यूशन है वो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बच्चों, ये तो आप जानते ही हो कि ये अब तक काफी सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक रेजोल्यूशन की तरह कमीशंस में डिस्कस तो होता ही है। और इस कमीशन पॉलिसी के हिसाब से भी जो आर्टिकल 45 है, जिसके हिसाब से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी यानी कि सबको पढ़ना ही पड़ेगा और सबको मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, ये वाली जो पॉलिसी है। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की भी बात की गई है आर्टिकल 45 के हिसाब से। और इसके साथ ही टीचर्स के बारे में नेशनल पॉलिसी एनपीई 1968 कहती है कि टीचर्स जो हैं उनको समाज में एक विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और जो टीचर्स हैं वो उनको इन सर्विस एजुकेशन यानी कि अगर जो एक व्यक्ति एक बार टीचर लग गया और उसके बाद भी वह पढ़ना चाहता है तो इस चीज को उसे प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और इसके साथ ही जो टीचर्स की एकेडमिक फ्रीडम है बच्चों, ये जो टीचर्स की एकेडमिक फ्रीडम है इसका मतलब है कि टीचर्स अगर कुछ रिसर्च करते हैं या अपनी तरफ से कुछ क्रिएट करते हैं, चाहे वह साहित्य के उस पे स्थान में हो या फिर वो इतिहास से संबंधित हो या साइंस की रिसर्च हो, तो अगर वो रिसर्च कर रहे हैं अपनी तरफ से कुछ लिखा है उन्होंने, बनाया है उन्होंने, तो उस चीज को वो पब्लिश करने का भी उनको हक होना चाहिए। तो इसको उनकी एकेडमिक फ्रीडम की बात की गई है। और लेकिन जब वो जो चीजें बना रहे हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, उसमें नेशनल इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखना, इंटरनेशनल इश्यूज को भी ध्यान में रखना उनको चाहिए। अदरवाइज उनका ये हक है कि वो अपने रिसर्चेस को पब्लिश कर सके। अब इसके बाद लैंग्वेजेस की बात आती है। तो लैंग्वेजेस के लिए नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ने 1968 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया। तो अब सबसे पहले तो रीजनल लैंग्वेजेस की बात आती है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो सिने क्वा नॉन है, यानी कि सिने क्वा नॉन का मतलब है कि एब्सोल्युटली एसेंशियल, यानी कि सबसे जरूरी है कि कल्चरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए लैंग्वेजेस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, ऐसा एनपीई 1968 कहती है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये है कि एक तो बच्चे पढ़ेंगे सेकेंडरी लेवल यानी कि 9वीं 10वीं लेवल पर बच्चे जो पढ़ेंगे, एक पहली भाषा जो पढ़ेंगे वो एक मॉडर्न इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज होगी, यानी कि भारत की एक मॉडर्न भाषा होगी। अगर इसको प्रेफर किया जाना चाहिए कि वह साउथ इंडिया की भाषा होनी चाहिए। इसके साथ हिंदी और इंग्लिश पढ़ी जाएगी, यानी कि जो बच्चे हैं हिंदी बेल्ट के, उनको हिंदी तो वो मातृभाषा की तरफ भी पढ़ेंगे, हिंदी तो वो पढ़ेंगे ही। इसके साथ ही वो अगर उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो साउथ इंडिया की कोई भाषा पढ़े, इसके साथ ही अंग्रेजी भी पढ़े, और इसके साथ ही संस्कृत भाषा की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी जोर दिया गया। इसके साथ ही इंग्लिश के साथ साथ दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो हैं उनको भी प्रमोट करने की बात की गई है। तो बच्चों, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि जो हिंदी बेल्ट है, यानी कि जो भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जहां के यहाँ इन एरियाज में यहाँ के बच्चे जो हैं वो हिंदी तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ ही वो एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ेंगे और विशेष खास तौर पर दक्षिण भारत की भाषा पढ़ेंगे, और इसके साथ ही अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो यानी कि 3 भाषाएं बच्चे पढ़ेंगे हिंदी बेल्ट के, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वहां पर हिंदी भी पढ़ी जाएगी, अंग्रेजी भी पढ़ी जाएगी। और क्योंकि उनकी अब जो लोकल भाषा है उसकी जगह पर वो बच्चे, लोकल भाषा तो उनकी अपनी हिंदी ही है, तो वो उसकी जगह पर क्या पढ़ेंगे, तीसरी भाषा के तौर पर खास तौर पर दक्षिण की किसी भाषा को वो चूज कर सकते हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज
जो कि प्रेफर किया जाए साउथ इंडियन। अब जो नॉन हिंदी बेल्ट है, जो दूसरे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी ऑफिशियल भाषा नहीं है, दूसरी भाषा के तौर पर चलती है, तो इन एरियाज में तो बच्चे अपनी मातृभाषा पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में बच्चे गुजराती पढ़ेंगे, उसके साथ हिंदी पढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे। तो गुजरात जो है नॉन हिंदी बेल्ट में आता है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वो हिंदी बेल्ट में आता है। तो उत्तर प्रदेश में बच्चे हिंदी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे और उसके साथ ही एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ेंगे जो कि विशेष तौर पर साउथ इंडिया की होगी। और आर्टिकल 351 के हिसाब से हिंदी को एक लिंक लैंग्वेज की तरह प्रमोट करना है हमारे संविधान के हिसाब से। तो ये तो हुई भाषा के बारे में कमीशन क्या पॉलिसी क्या कहती है। इसके बाद पॉलिसी बात करती है कि इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो अवसर हैं खास तौर पर एजुकेशन की फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में जो अवसर हैं, जो मौके हैं, वो सब लोगों को बराबरी के तौर पर हों। यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको भी आगे पढ़ने का मौका दिया जाए, इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं। इसके साथ ही जो जिन बच्चों के अंदर कुछ टैलेंट है उसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन करनी जरूरी है। इसके साथ ही साइंस की जो एजुकेशन है उसके ऊपर रिसर्च करनी जरूरी है। एग्रीकल्चरल एजुकेशन की भी बात की गई है। और इसके साथ ही कम से कम एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तो हर एक प्रदेश में, हर एक राज्य में होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स के बारे में क्या कहा है। तो टेक्स्ट बुक्स जो है वो हाई क्वालिटी की टेक्स्ट बुक्स पब्लिश होनी चाहिए, बनाई जानी चाहिए। और इसके साथ ही जो टेक्स्ट बुक्स एक बार बन गई उनमें लगातार चेंजेस करना अवॉइड करना चाहिए। मतलब बार बार छोटे छोटे चेंजेस के साथ नई नई टेक्स्ट बुक्स निकालते रहना, इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। और कुछ बेसिक्स टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि पूरे इंडिया में थ्रू आउट चलनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशंस की। तो एग्जामिनेशन के लिए एनपीई कहती है कि एग्जामिनेशंस ऐसे होने चाहिए कि जो बच्चे की हेल्प करे इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, बजाय कि वो एक तरह से उसको रट्टा लगाने के लिए या उसको केवल मतलब एक सर्टिफिकेट मिल गया आपको एग्जाम देकर, इस तरह से डेवलप नहीं करना चाहिए एग्जामिनेशंस को। एग्जामिनेशन बच्चों को इम्प्रूव करे, उनको बेहतर बनाए, इस तरह से एग्जामिनेशन होने चाहिए। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन के बारे में एनपीई क्या कहती है। तो सेकेंडरी लेवल पर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी लेवल पर ही आरंभ हो जानी चाहिए। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन के बारे में एनपीई की बात करते हैं कि एनपीए कहता है कि जो जितने होल टाइम स्टूडेंट्स हैं, यानी कि एक यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे रेगुलर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट्स नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस वाले स्टूडेंट्स नहीं, इवनिंग क्लासेस वाले स्टूडेंट्स नहीं, जो रेगुलर मॉर्निंग से इवनिंग तक जो दोपहर तक पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, उनका जो नंबर है वो कम से कम इस चीज को ध्यान में रखकर होना चाहिए यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कि आपके पास स्टाफ कितना है, आपके पास लाइब्रेरीज या लेबोरेटरीज कितनी है, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास उतनी कैपेसिटी हो, उतनी फैकल्टी हो, तभी आप उस हिसाब से, उस प्रोपोर्शन से बच्चों की एडमिशन करें यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में। इसके साथ ही नई यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए भी सजेशन दी गई है एनपीई में। और इसके साथ ही जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इस तरह से डिजाइन किए जाने चाहिए कि वो आगे बच्चों की रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए प्रमोट हो। इसके साथ ही एडवांस स्टडी के सेंटर भी बनाए जाने चाहिए और क्लस्टर बनाया जाना चाहिए सेंटर्स का, ताकि रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। और जो यूनिवर्सिटीज में रिसर्च का वर्क होता है उसके लिए ज्यादा ग्रांट्स दी जानी चाहिए। और जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी जो करवाती है, उन कोर्सेज को भी बिल्कुल सेम स्टेटस, यानी कि जो सर्टिफिकेट है बच्चे को दिया जाएगा, चाहे वह कॉरेस्पॉन्डेंस से उसने डिग्री की हो या फिर रेगुलर डिग्री की हो, तो उनको बराबर माना चाहिए। उनको कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की जो वैल्यू है उनको कम नहीं समझना चाहिए। इसके साथ एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है कि जो एडल्ट एजुकेशन है यानी कि खास तौर पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, कमर्शियल सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें जो एम्प्लॉइज हैं वो कम से कम फंक्शनली लिटरेट तो होने चाहिए, यानी कि उनको थोड़ा बहुत तो शिक्षित होना ही चाहिए। इसके साथ ही गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन को भी प्रमोट करने की बात की गई है। और माइनॉरिटीज के लिए भी कि कॉलेजेस माइनॉरिटीज के लिए खास तौर पर स्टेट जो है वो बनाए, इसके लिए भी कहा गया है।
अब बात करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में एनपीई 1968 क्या कहती है कि जब 60% लोग एक राज्य के या किसी एक जिले के, तो पूरे राज्य में 60% लोग या फिर पूरे राज्य के किसी एक जिले में अगर 60% लोग जो हैं वो एक भाषा बोलते हैं, तो उस जिले में या उस पूरे राज्य में उस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। तो बच्चों 60% लोगों की बोलने की पॉपुलेशन होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, ये पॉइंट भी याद रखने वाला है। अब इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ी कमी ये है कि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ये वेग है। वेग होने की वजह से बहुत सारी चीजों के बारे में ये एक ही समय पर बात करती है, तो ये क्लियर नहीं है, ये इसका पहला ड्रॉबैक है। अब दूसरा जो ड्रॉबैक है इसका, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जो कि यानी कि हिंदी की इम्पोजिशन के बारे में एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जो जनता ने इसको उस तरह से लिया कि हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है नॉन हिंदी स्टेट्स पर, तो इसको मतलब पॉजिटिवली नहीं लिया गया, तो ये भी इसका ड्रॉबैक माना जाना चाहिए। हालांकि हिंदी के साथ में इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, हिंदी को एक लिंक लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मत है। तो बच्चों आपको किस तरह का लगा ये वीडियो, और इस पूरे जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, ये पूरे 4 वीडियोस की सीरीज है। इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 है, फिर 86 है, फिर इसके बाद में 19 जो आचार्य राममूर्ति कमिश्नर 1990 का, और इसके साथ ही रिवाइज नेशनल पॉलिसी 1992 की। तो ये हम सभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी आचार्य।